अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 19 में चैप्टर नंबर 13 की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 18 में हमने चैप्टर नंबर 13 के रिव्यू क्वेश्चंस प्लस ऑब्जेक्टिव को देखा था। तो आज हम लेक्चर नंबर 19 में चैप्टर नंबर 13 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि टोटल 8 हैं। 13.8 तक दिए गए हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस की इकट्ठी बात करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज्ड रोड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर, आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे, व्हाई। एक रोड है जिसको चार्ज किया गया है और उसके अराउंड बाउंड पीसेस जो हैं वो सेपरेट किए गए हैं। वो पीसेस रोड की तरफ मूव कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने रोड की तरफ जाने की बजाय उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। फ्लाई अवे मीन्स कि उससे दूर जाना शुरू कर दिया। तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न उसकी क्या हो सकती है कि पहले बॉडी चार्ज थी, रोड जो थी वो चार्ज थी। अब क्या होगा कि उसकी अपोजिट चार्ज जो है, अगर रोड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो रोड पर जाने से क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल होती जाएगी, और न्यूट्रल होने के बाद ये जो पेपर पीसेस मूव कर रहे थे चार्ज की वजह से, जब रोड न्यूट्रल हो जाएगी तो ये तो मूव कर ही नहीं सकेंगे, ये तो अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। तो इस वजह से ये क्या होगा कि उसी चार्ज्ड बॉडी से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। इसका आंसर देखते हैं कि प्रॉपरली हम इसका आंसर कैसे राइट कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रोड attracts pieces of paper, after a while these pieces fly away because some electrons moved to road and road becomes neutral। कुछ इलेक्ट्रॉन्स रोड की तरफ मूव करते हैं और रोड जो है वो हमारे पास न्यूट्रल हो जाती है, जिसकी वजह से पीसेस जो पहले रोड की तरफ मूव कर रहे थे अब उससे दूर जाना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 13.2, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव्ड from a positively charged electroscope if it has a charge of 7.5 multiplied 10⁻⁻⁶। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, उसको हमने चार्ज करना है इतने चार्ज के साथ, और इतना चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर नेगेटिव कितना चार्ज वहाँ से हमें हटा लेना चाहिए। एक बॉडी जो है वो हमें पता है कि न्यूट्रल होती है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हमें इतना पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो फिर नेगेटिव चार्ज भी कितना चाहिए, इतना ही, लेकिन साइंस अपोजिट के साथ। दो चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल कब करती हैं, न्यूट्रल कब करती हैं? अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे, -7.5 एक्सपोनेंशियल -11 कॉलम चार्ज हमें चाहिए रिमूव करने के लिए, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए। इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। Charge of -7.5 exponential -11 column has been removed from positively charged electroscope because negative charge is equal to positive charge। सेम रीज़न उन्होंने यहाँ पे दिया, और माइनस वाला जो है वो हमारे पास यही वैल्यू माइनस में हम रिमूव करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज है तो वो मूव किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में। हमेशा से कोई भी चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लाइन से अपनी डायरेक्शन को शो करती है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसका हम प्रॉपर आंसर देखते हैं। The positively charged particle move along the direction of electric intensity, electric field intensity भी हम कह सकते हैं। In an electric field, the direction of electric field intensity can also be represented by electric lines of force. So the positive charged particles move in the direction of electric lines of force from higher to lower potential, या from positive to negative potential। Positively charged particle to negatively charged particle, या फिर positive to negative potential। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में क्या सारे कैपेसिटर्स सेम चार्ज रखते हैं? तो आंसर के लिए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से ही हम उसे कंफर्म कर पाएंगे कि क्या वो सेम चार्ज रखते हैं या नहीं। 13.4 के आंसर की बात कर रहे थे हम।
इसमें हमने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में ड्रॉ किया है और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। अब यहाँ से चार्ज क्यू मूव कर रहा है, आपने देखना है कि क्या क्यू के लिए कोई अदर पाथ है, इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता है। तो हमें नज़र आ रहा है कि क्यू के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तो जितना भी चार्ज क्यू है वो इस हर कैपेसिटर में से पास होगा। इसका मतलब क्या कि तीनों कैपेसिटर्स के लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। इसका हम परफेक्ट आंसर देखते हैं कि हम इसे राइट कैसे करेंगे। एक तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, साथ आपने आंसर में क्या राइट करना है। यस, each capacitor carries equal charge because if the battery supplies charge on the left plate of a capacitor, C1 minus Q charge is induced, then on its right plate positive Q charge on the left of the capacitor C2 is induced. मीन्स कि अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो सेकंड प्लेट पे खुद ब खुद इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव, फिर नेक्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव, इस तरह से सो ऑन मूव करता जाता है। तो चार्ज की वैल्यू तीनों कैपेसिटर्स में सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमने देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या सेम होते हैं। तो सेम उसी तरह से पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम अगर आप देखें तो कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ होगी। इसमें देखें कैपेसिटर C1, C2, C3 की एंडिंग पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जितना पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल C1 का होगा, वही C2 का होगा, वही C3 का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और जितना पोटेंशियल यहाँ पे है नेगेटिव में वही C1 का होगा, वही C2 का होगा और वही C3 का होगा। जब हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस लेंगे तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस और C3 का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होगा। मीन्स के वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सेम होगी, और इसकी रीज़न क्या है कि तीनों के एंडिंग पॉइंट्स सेम एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ईच कैपेसिटर कैरीज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। हर कैपेसिटर का एंड जो है वो डायरेक्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इस वजह से V जो है वो इक्वल है V1 के, V2 एंड सो ऑन V3, जो भी आप लिखना चाहें। इसके बाद नेक्स्ट देखें, Perhaps you have seen a gasoline truck trailing a metal chain beneath it. What purpose does the chain serve? जो भी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनके नीचे चेन्स लगाई गई होती हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि वो चेन्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि जब ट्रक मूव करता है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। वो फ्रिक्शन, चूँकि ट्रक का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो जब रोड पे मूव कर रहा होता है तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, और वो फ्रिक्शन जो है वो उस ट्रक को चार्ज कर रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। अगर वो ट्रक गैसोलीन का है तो वो तो चार्ज होने के बाद एक एक्सप्लोजन शो करेगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस वजह से मेटल चेन यूज़ की जाती है। मेटल चेन क्या करती है कि जो ट्रक चार्ज हो रहा है उस चार्ज को ट्रक से लेके ग्राउंड की तरफ ट्रांसफ़र करती है। तो इस तरह से जितना चार्ज ट्रक के अंदर प्रोड्यूस होता है वो चार्ज सारा का सारा शिफ्ट होता जाता है ग्राउंड की तरफ, जिसकी वजह से कोई एक्सप्लोजन, कोई चार्ज बॉडी की वजह से एक्सप्लोजन का कोई प्रोसेस नहीं होता। तो इस वजह से हम गैसोलीन के नीचे मेटल चेन्स का यूज़ करते हैं। इसका प्रॉपर आंसर देखते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन द ट्रक बॉडी गेट्स चार्ज एंड इट मे कॉज एक्सप्लोजन, so the metal chain continuously transfers the charge from truck to ground and the spark is removed. Next question देखिए हमारा क्या है। If a high voltage power line falls across your car while you are in the car, why should you not come out of the car? उन्होंने कहा है कि अगर एक हाई वोल्टेज पावर वाली लाइन जो है, जो बिजली की एक वायर है, वो आपकी कार के ऊपर गिरी है, क्या आप कार से बाहर आ सकते हैं? सेफली कार से बाहर आया जा सकता है? तो उसकी रीज़न क्या है कि हम सेफली कार से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि हम उस चार्ज को कार के अंदर से रिड्यूस नहीं कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि जो हाई वोल्टेज कार है उसने उस कार को चार्ज कर दिया है, सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी अपनी कार की तरफ ट्रांसफ़र कर दी है। अब जो कार है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी किसी की तरफ भी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न क्या है, जो कार के टायर्स हैं जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट में हैं, वो टायर्स रबड़ के बने हुए हैं, इंसुलेटर हैं। तो इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास तो होने नहीं देगा, तो जो चार्ज कार के अंदर है वो कार के अंदर ही रह जाएगा। जैसे ही हम कार से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक बेस्ट कंडक्टर है,
तो जितना भी करंट कार के अंदर है, जैसे ही हम उसकी बॉडी को टच करेंगे वो सारे का सारा करंट हमारे अंदर चला जाएगा और हमसे वो ग्राउंड में जाएगा। हमारे ज़रिए उसको एक पाथ मिल जाएगा ग्राउंड की तरफ जाने के लिए। तो इस तरह से डेथ भी अकर हो सकती है, इतना स्फीयर किस्म का ये सिचुएशन होती है। तो इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे कि हम कार से बाहर नहीं आ सकते, और उसकी रीज़न क्या है कि कार जो है वो टोटली इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व हो चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी मज़ीद ग्राउंड की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रही। जैसे देखें, बिकॉज द टायर्स ऑफ द कार आर इंसुलेटेड so that the current cannot pass through them, but when we come out and in contact with the car and from the body of the car, current will pass through our body which may cause death. Last question है, explain why a glass rod can be charged by rubbing when held by hand but an iron rod cannot be charged by rubbing if held by hand. जो हमारे पास ग्लास रोड है वो इंसुलेटर है। ग्लास रोड में अगर हम चार्ज को प्रोड्यूस भी कर लेते हैं, सपोज हमने उसे रब किया है, उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, तो प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि वो हमारी तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, किसी की तरफ भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इवन के वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है कि जब पॉजिटिव एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि ये ग्लास रोड चूँकि इंसुलेटर है तो उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ना ही नेगेटिव, क्योंकि वो अपने चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकता, ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। इसी के रिस्पेक्ट से अगर हम आयरन की बात करें तो इसमें ये चूँकि कंडक्टर है तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम हाथ से रब करेंगे तो करंट जो है वो जो चार्जेस हैं वो इससे हमारे तरफ, हमारे चार्जेस इसकी तरफ जाएंगे, मींस कि एक अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा आयरन पे भी और जो हमारी बॉडी है उस पे भी। और इससे क्या होगा कि आयरन जो है वो उसकी चार्जिंग हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी बॉडी से ग्राउंड की तरफ चली जाएगी। तो आयरन जो है वो न्यूट्रल फील होगा, जबकि ग्लास रोड जो है उसके अंदर चूँकि अपना चार्ज है तो वो चार्ज्ड फील होगा। हमारे हाथ से जब हम रब करेंगे ग्लास रोड जो है वो चार्ज फील होगा, क्योंकि उसके पास कोई पाथ नहीं होगा न्यूट्रल होने के लिए। और आयरन रोड जो है इसके पास एक स्पेसिफिक पाथ मिल जाएगा हमारी बॉडी न्यूट्रल होने के लिए, तो ये इस तरह से न्यूट्रल हो जाएगी। बाय रबिंग ग्लास रोड चार्जेस डज नॉट फ्लो टू आवर बॉडी विच इज़ अ गुड कंडक्टर एंड रिमेन्स ऑन रोड, बट चार्ज ऑफ आयरन रोड फ्लोज टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी एंड रॉड लूजेज इट्स चार्ज। तो इस तरह से उसकी चार्जिंग जो है वो एंड हो जाएगी। मीन्स कि चार्ज दोनों कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब हम आयरन को रब करते हैं तो उसका चार्ज जो है वो लूज़ कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास वो डिस्चार्जिंग शो कर देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके थे 8 क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 13 के। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा यही आते हैं।